तमिलनाडु में एक बड़े लंबे समय से एक लड़ाई ये चल रही है कि हमें हिंदी का इम्पोजिशन नहीं चाहिए। तमिलनाडु में सरकारें वहाँ पर अक्सर इस पॉइंट को बार बार दोहराती हैं कि केंद्र सरकार, भारत की सरकारें हमारे ऊपर ज्यादती कर रही हैं, हमारे ऊपर हिंदी थोप रही हैं। हम हिंदी नहीं जानना चाहते, सीखना चाहते, क्योंकि हम अपने कल्चर को कंजर्व और प्रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ पर दो बड़े मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि क्या पहली बात हिंदी सीखने से आपके खुद की जो सभ्यता, कल्चर, परंपरा है, क्या उस पर कोई आँच आती है? और दूसरा कि क्या एक नई लैंग्वेज सीखना किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है? एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है और वो चाइनीज़ प्रोवर्ब ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नई लैंग्वेज सीखता है तो वो नई लैंग्वेज से विश्व को देखने का एक नया नज़रिया खुल जाता है। चाइनीज़ प्रोवर्ब कहता है कि टू लर्न अ लैंग्वेज मेक्स वन सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे थ्रू अ डिफरेंट विंडो। प्रॉब्लम क्या है? क्या तमिलनाडु की जो राजनीति है, क्या वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, क्या उनका उद्देश्य केवल और केवल हिंदी हेट्रेड है? ये हिंदी हेट्रेड का इशू नहीं है, ये और गहरा इशू है। और ये गहरे इशू को जानने के लिए और समझने के लिए आपको तमिलनाडु की राजनीति जो आज तक पिछले 70 सालों से चलती आई है, वो उस राजनीति की विचारधारा को जानने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से कोशिश आपको सिर्फ ये रहेगी कि उस विचारधारा आपके सामने पेश कर उसको उजागर कर पाऊँ। ये जो किताब आप देख रहे हैं मेरे बगल में ना, ये किताब है एडोल्फ हिटलर की। इसको लिखा है एक बहुत बड़े इतिहासकार ने जिनका नाम है जॉन टोलेंड। बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। इस किताब में उन्होंने पेज नंबर 362 पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है। 362 पेज नंबर पे इन्होंने लिखा है कि एरिस्टोटल, जो कि एक एंशंट ग्रीक फिलोसोफर था, उस व्यक्ति ने एक बात बोली थी। और वो व्यक्ति ने बात ये बोली थी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को लेके हेट्रेड है, आप उस ऑब्जेक्ट को मारो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हेट करते हो, किसी चीज़ से आप नफरत करते हो, आप उस नफरत करने वाली चीज़ को मारो। इस किताब में ये लिखते हैं आगे जाकर कि एडोल्फ हिटलर ने इसी विचारधारा को एरिस्टोटल की आगे बढ़ाया। उसने एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करा, यहूदी लोग, और हिटलर ने जिस प्रकार से यहूदियों के ऊपर अत्याचार करे वो आज पूरा विश्व जानता है। ये पॉइंट इस डिबेट में रेलेवेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के पीछे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो सोच है वो यही सोच है। और वो व्यक्ति का नाम है ईवी रामास्वामी नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर जो है स्कूल ड्रॉप आउट, जिसने स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी, जिसको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया कि वो विचारधारा आज की डेट में तमिल राजनीति की एक डोमिनेंट विचारधारा है। इस विचारधारा को समझिए। ईवी रामास्वामी पेरियार, ये बंदा जो है ना, अगर आप इसकी कभी कोई किताबें पढ़ते हैं, उसकी किताब में एक उदाहरण बार बार दिया जाता है। आप उसकी कोई भी किताब उठाइए, उस किताब में वो एक चीज़ बोलता है कि आप अगर सड़क पे चल रहे हैं और आपके सामने सड़क पर एक सांप आ जाए या एक हिंदू ब्राह्मण आ जाए, तो आप उस हिंदू ब्राह्मण को मारो, उसको जला दो, ख़त्म कर दो। आप इस विचार को समझिए। इस विचार को समझिए कि ये जो विचार है, इस विचार ने लोगों के मन में जहर भरा है। ये व्यक्ति कहता है कि मुझे गांधी से प्रॉब्लम थी, मुझे अंबेडकर से प्रॉब्लम थी, मुझे आर्यंस से प्रॉब्लम थी, मुझे हिंदी भाषा से प्रॉब्लम थी, मुझे संस्कृत भाषा से प्रॉब्लम थी, मुझे दो चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं थी। एक प्रॉब्लम मुझे इस्लाम से नहीं थी, एक प्रॉब्लम मुझे क्रिश्चियनिटी से नहीं थी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम्स को इसने पता है कैसे एक्सप्लेन किया? एक एक करके इसके पॉइंट्स को डिकंस्ट्रक्ट करके देखिए। ये अपनी राइटिंग्स में लिखता है पेरियार कि सबसे पहली बात, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई जहर है तो वो जहर हिंदू धर्म है। वो जहर हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण लोग हैं। फिर ये व्यक्ति कहता है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़
कि भाई अगर हमें अपने आप को बचाना है, तमिलियंस को अपने आप को बचाना है, तो ये तमिलियंस जो द्रविडियन लोग हैं, इनको बचाने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये ब्राह्मणों के ऊपर उनकी विचारधारा से लड़ाई करें। और वो विचारधारा से लड़ाई इस प्रकार से होगी कि आपको उनसे लड़ना होगा, उनको मारना होगा, मार के उनको ख़त्म करना होगा। एक पॉइंट समझिए, ये व्यक्ति ईवी रामास्वामी पेरियार उस समय जिंदा था जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, और जब ब्रिटिश भारत में कब्जा करके बैठे थे और अपनी राजनीति कर रहे थे, ब्रिटिश की हुकूमत के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी कि ब्रिटिश को ये चीज़ समझ आ गई थी कि भारत में रहकर हम भारत को पॉलिटिकली डिसमेंटल नहीं कर सकते। क्योंकि वो भारत को पॉलिटिकली डिसमेंटल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भारत को कल्चरली डिसमेंटल करना चालू किया था। इस कल्चरल डिसमेंटलमेंट का जो गेम था पूरा, इस गेम के तहत ब्रिटिश ने भारत की कल्चर के ऊपर, भारत के ट्रेडिशंस के ऊपर और भारत की सिविलाइजेशन के ऊपर अत्याचार किए थे। और यही कल्चर, ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन की लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश ने कुछ पिट्ठू पैदा किए थे, जिसमें से एक पिट्ठू था ये पेरियार। और ये पेरियार की जो सोच थी वो एग्जैक्टली वही सोच थी जो ब्रिटिश हुकूमत की सोच थी। पेरियार की सोच थी कि भाई सबसे पहले भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कास्ट प्रॉब्लम है। कास्ट एक ऐसा शब्द है जो भारत की डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। भारत में वर्णा थे, वर्णा के अंदर जातियां थीं। जब ब्रिटिश आए तो ना तो उनको वर्णा समझ आए, ना जातियां समझ आई, और वर्णा और जाति को मिक्स करके उन्होंने कास्ट बना दी। पेरियार का पूरा एजेंडा इस ब्रिटिश के कास्ट नरेटिव को सपोर्ट करने में था। आज भी आप देखते हैं भारत में कुछ लोग ऐसे ही घूमते हैं जो सारा दिन सुबह से रात कास्ट 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 सेंसस, कास्ट 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 यही चर्चा करते हैं। वो एजेंडा तब से लेके आज तक चला आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज़ को समझिए, ये हमेशा से पेरियार कहता था कि हमें तमिलियंस अपने आप को अगर बचाना है तो उसको बचाने का एक तरीका ये है कि जितने भी तमिलियंस जो लोअर लेवल के हैं उन सबको हिंदुइज्म छोड़ के पहली बात तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि इस्लाम इक्वालिटी प्रीच करता है। इससे बड़ा मजाक मैंने कभी जीवन में वैसे सुना नहीं, पर इस बंदे ने अपनी राइटिंग में ये लिखा। फिर वो कहता है सबसे बड़ी बात, वो कहता है कि हमें ना भगवान राम में मानना है, ना किसी हिंदू धर्म के दूसरे भगवान में मानना है। क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान राम के साथ साथ बाकी सारे भगवान जो हैं उन सब का उद्देश्य केवल ये है कि वो बेसिकली ब्राह्मणों का सपोर्ट करके हिंदुइज्म के अंदर हिंदू धर्म में एक कास्ट इनइक्वालिटी और कास्ट डिवाइड क्रिएट करते हैं। आप एक पॉइंट को बार बार समझने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति ब्रिटिश का एजेंडा चलाने के लिए उन्हीं के दिए हुए पॉइंट्स को आगे फर्दर कर रहा था। और ये सिर्फ यहाँ नहीं रुका, तमिलनाडु में तमिल लिटरेचर जो है प्राचीन समय से बहुत ही वर्ल्ड क्लास लिटरेचर है। आप सभी ने, जिसने हल्की फुल्की भी अगर पढ़ाई करी है इतिहास की, आपने तमिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर का पीस जिसका नाम है शिल्पादक्करम, वो सुना होगा। शिल्पादक्करम जो है तमिल में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पीस ऑफ लिटरेचर है। शिल्पादक्करम के साथ साथ तमिल में थिरुकुरल एक बहुत ही वैल्यूएबल लिटरेचर है। और आप सोच के देखिए कि पेरियार का शिल्पादिक्रम और थिरुकुरल को लेके क्या विचार था। उसने कहा कि शिल्पादिक्रम और थिरुकुरल ये दोनों के दोनों एक्सक्रीटा हैं। एक्सक्रीटा यानी कि ये टट्टी हैं, शौचालय हैं, लैट्रिन के बराबर है। एक मास्टर क्लास लिटरेचर जो एक स्कूल ड्रॉप आउट जैसा व्यक्ति, जिसकी औकात नहीं है पढ़ने की, जिसकी हैसियत नहीं है उसमें क्या लिखा है समझने की, वो आज की डेट में उस लिटरेचर को कहता है कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के बराबर है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर भी नहीं ख़त्म होती। इस बंदे ने अपनी विचारधारा इस प्रकार से ब्रिटिश की हुकूमत के साथ मिलकर बनाई कि ब्रिटिश ने इसका सहारा देते हुए पहली बात तो पूरे के पूरे द्रविड़ कज़ागम मूवमेंट को जन्म दिया। और ये द्रविड़ कज़ागम मूवमेंट जो बनी, जिसके बेसिस पे आज की डेट में हम देखते हैं कि तमिलनाडु की मेन राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो विपक्षी हो या रूलिंग हो या कोई भी हो, वो इसी विचारधारा से जुड़ी है। ना तो वो वेदों में मानती है, वेदास के साथ साथ ना वो किसी प्रकार से पुराण्स में मानती है,
ना वो वैदिक लिटरेचर के साथ साथ वेदांत लिटरेचर में मानती है, वो किसी प्रकार के हिंदू धर्म में नहीं मानती है। आपका ना मानना एक अलग बात है, लेकिन ना मानने के बाद उसके खिलाफ अपशब्द बोलना, ये आपको किसी ने लिबर्टी नहीं दी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इस व्यक्ति को तमिलनाडु में आज की डेट में थंथाई पेरियार बोला जाता है। थंथाई पेरियार का मतलब पता है क्या होता है? ग्रेट सोल। ग्रेट सोल। इस व्यक्ति की विचार को सुनने के बाद अगर आपको ये ग्रेट सोल लग रहा है तो मुझे इसके बाद कुछ शब्द नहीं बोलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति की मूर्तियाँ तमिलनाडु के अंदर आज की डेट में हर एक मंदिर के बाहर बनी हैं। और उस मंदिर के बाहर बनाने के, इस मूर्ति के, इस बंदे की फ़ोटो लगाने का उद्देश्य ये है कि आप अगर इस मंदिर में जा रहे हैं तो आप अपनी बर्बादी की ओर जा रहे हैं। इस विचार को समझिए, इस सोच को समझिए। आप दो फैक्ट्स को देखिए। आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर 54 गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर जब एक स्टडी की गई तो 54 गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट के पैसे से चलते हैं तमिलनाडु में, उन 54 गवर्नमेंट स्कूल्स में तमिल नहीं सिखाई जाती। आप ये आज की डेट में फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से, क्योंकि ये आरटीआई के तहत निकला हुआ फैक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये बात बोली गई है कि 54 गवर्नमेंट स्कूल्स जिनका डेटा एनालाइज किया गया, उन स्कूल्स में पहली बात तो तमिल नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अगर हिंदी सिखाएंगे तो हिंदी सिखाने से हमारा तमिल कल्चर ख़राब होगा। सर, तमिल कल्चर तो ख़राब तब होगा ना जब आप पहली बात तमिल सिखाएंगे। तमिल ही नहीं सिखा रहे। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट देखिए कि आज की डेट में तमिलनाडु की सरकार की तरफ से हिंदी भाषा और तमिल भाषा के सिवाय दो भाषाओं को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा जो सरकार दे रही है वो है उर्दू और अरबिक। गेम बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर प्रॉब्लम हिंदी इम्पोजिशन की नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम कोई इस प्रकार की हिंदी को लेके लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के विचार पूरे एक राज्य के लोगों के प्रति फैला हुआ है जो नफ़रत की राज है, जो एक प्रकार से नफ़रत की विचारधारा है। और इस विचारधारा के खिलाफ आप ये बार बार छोटे छोटे सिम्टम्स देखते हैं। अब वो सिम्टम्स कभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके होंगे। वो सिम्टम पिछले साल पूरा चल रहा था नीट को लेके कि नीट का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। आप नीट का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, लेकिन जो तमिलनाडु की तरफ से डेटा बताता है वो कहता है कि तमिलनाडु से नीट के टॉपर्स भी बहुत निकलते हैं और नीट के पास आउट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम तमिलनाडु में दो हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है वहाँ पर कि जितना एजुकेशन सिस्टम है तमिलनाडु का, स्कूल से लेके कॉलेज, वो सारे के सारे राजनेताओं के कंट्रोल में हैं। तमिलनाडु का मॉडल इवेंचुअली जो है महाराष्ट्र में बना था कि वही तमिलनाडु मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए महाराष्ट्र में आज की डेट में हर दूसरे नेता का एक कॉलेज होता है। और यही मॉडल महाराष्ट्र तमिलनाडु का पंजाब में चला था। पंजाब में आप किसी गली में चले जाइए, हर गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है और उस हर इंजीनियरिंग गली में खुले हुए जो हैं किसी न किसी नेता से जुड़े हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ एजुकेशन का एक इशू है। और दूसरा इशू जो मैंने आपको ये दो फैक्ट्स के तहत बताया कि 54 गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पर ना तमिल सिखाई जा रही है, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि उर्दू और अरबिक सीखने के लिए सरकार की तरफ से फंड्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं इन कंट्रास्ट टू अदर लैंग्वेजेस। इशू ये है। इस इशू को समझने के बाद, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखने के बाद अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर ये जो बार बार एक छोटा सा सिम्टम निकलता है, ये जो बार बार शरीर एक प्रकार से कुछ फीवर दिखाता है, ये फीवर एक विचारधारा का फीवर है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका नज़रिया इस राजनीति को देखने का शायद बदला होगा। यदि अगर आप किसी भी प्रकार की चाहते हैं कि मैं तमिलनाडु की राजनीति के ऊपर और डीपर वीडियोस बनाऊं, और अगर आप चाहते हैं इस मूवमेंट की आइडियोलॉजी और किस प्रकार से ये हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 70 साल इवॉल्व हुई, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। यदि अगर आपको ऐसी आवश्यकता हुई, मैं इसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। धन्यवाद।